नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। योगी आदित्यनाथ बड़ा दावा करते थे कि लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। तमाम गोदी मीडिया के चैनल पे जो खबरें आती थी, जो सर्वे आते थे, उसमें इंडिया गठबंधन को 1 या 2 सीटें दिखाई जाती थी। और जिस दिन ऐसी सर्वे आ रहा था, उस दिन सबसे पहले आपके 4 PM पे मैंने कहा था, कहीं ऐसा ना हो इंडिया गठबंधन आगे निकल जाए एनडीए से। तब सत्ता के गुरूर में किसी को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन नतीजा आए तो अखिलेश यादव ने धूल चटा दी। और उसके बाद से ये हुआ कि अब होगा क्या, भविष्य क्या होगा योगी का। इस बीच में ऊंची जाति बनाम पिछड़े और दलितों के बीच जो मतभेद की खबरें आ रही हैं, उसने लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। ऐसे में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर पिछड़ों के आरक्षण को लेकर एक खेल करना चाह रही है। मैंने विस्तार से बात करी अभय दुबे जी से, पूछा इस पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लोकसभा में क्या फिर होगा? क्या नतीजे खतरनाक होंगे? क्या चाह रही है राजनीति? बहुत अच्छी चर्चा है। मैं ले चलता हूं अभय दुबे जी के पास। पूरी चर्चा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। चैनल 4 PM यूपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 PM यूपी में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। एसआईआर के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव ये सब इस्तीफा दे दे प्रियंका गांधी। वो वायनाड के, रायबरेली के आंकड़े दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे भी तो वोट कटे थे या वोट बढ़े थे, तब तो आपने कहा नहीं। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब उल्टा हमला करके विपक्ष पर कुछ दबाव बनाना चाहती है, या फिर आपको लगता है कि विपक्ष बाहर ही रहेगा इस मुद्दे पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कहती है, उसका कोई नेता क्या कहती है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी ने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं थी। चुनाव आयोग के खिलाफ थी वो तो। चुनाव आयोग के खिलाफ की थी। हम्म, ये जिम्मे चुनाव आयोग तो जो जो बात अनुराग ठाकुर या दूसरे इस तरह के तमाम लोग कह रहे हैं, ये बात चुनाव आयोग कह ही नहीं सकता है। इसीलिए भाजपा के नेताओं से कहलवाई जा रही है। एक ही हो गए हैं दोनों। हाँ, वो तो हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग खुद नहीं कह सकता है ये बात। चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता है कि भाई उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बढ़ गए थे, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बढ़ना ठीक बात है। हम्म, भाई, अनुराग ठाकुर यही तो कह रहे हैं कि भाई वायनाड में वोट बढ़ गए थे और तो फिर महादेवपुरा में वोट बढ़ गए, इसमें क्या गलत बात है? वो यही तो कह रहे हैं। ये बात हम्म, चुनाव आयोग नहीं कह सकता है। अनुराग हम्म, ठाकुर कुछ भी कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कह रहे हैं कि 2003 में भी बात ये एसआईआर हुआ था तो। विपक्ष आप ही देखिए कि विपक्ष का दावा क्या है। विपक्ष का दावा ये है कि हमें एक बिल्कुल सही सही शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, वो भी डिजिटल फॉर्म में। ये है विपक्ष का दावा। हाँ, इसमें क्या समस्या है? तो वो अनुराग ठाकुर सोना मांगेगा, चुनाव आयोग से मांगेगा। चुनाव आयोग से मांगेगा। उनको बकने दीजिए, कहने दीजिए उनको। हु केयर्स, इससे क्या फर्क पड़ता है किसी को? मुझे जो है, हम्म, हम उनकी बातों पे क्यों व्यथित हों? सही बात है। तो उनका कोई आपको मतलब लगता ही है? नहीं है। उनका कोई ये व्हाट अबाउट ही रह गई कि वहां हुआ तो इसलिए यहां क्यों हुआ। अगर एक हम्म, गलत काम वहां हो रहा है, अब ये तो वही बात रही, यहां पे मान लीजिए एक मर्डर हो जाए, हम इस मर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे साहब, आपके राज्य में भी तो मर्डर हुआ था, तब आप हाँ। कुछ नहीं बोले थे। वो तो इस हम्म, प्रकार की बात हो गई ना। मेरा कहना यह ठीक है बात। कि महादेवपुरा में भी नहीं होना चाहिए और वायनाड में भी नहीं होना चाहिए। चलिए, हम्म, एक जगह के प्रमाण दे दिए गए हैं, शुरू कीजिए। महादेवपुरा और वायनाड दोनों से समस्या खत्म कीजिए। हम्म, हिंदुस्तान भर में ढेर सारे वायनाड हैं, ढेर सारे महादेवपुरा हैं। हम्म। राहुल गांधी का ये थोड़ा कहना है कि केवल हमें महादेवपुरा की ही लिस्ट चाहिए। हाँ, वो तो पूरी मांग रहे हैं। वो तो पूरी मांग रहे हैं और डिजिटल पूरी। मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो दे दीजिए पूरी। आप अनुराग ठाकुर को तो जवाब ये देना चाहिए कि चुनाव आयोग पूरी, वो कौन सा तर्क है इसके आधार पर चुनाव आयोग एक एक सही शुद्ध डिजिटल वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है? इसके हम्म। बारे में उनका क्या कहना है? वो कहें तो हम दिलचस्पी के साथ सुनेंगे। हाँ, बात तो सही है। आपको लगता है कि विपक्ष ने बहुत नाजुक नस दबा दी है, ये जनता के अंदर ये संदेश दे दिया है कि ये लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ी कर रहे हैं? देखिए, मेरा कहना है कि अभी ये शुरुआती कदम है इस आंदोलन के। हम्म, आज तीसरा दिन है इस आंदोलन का। हम्म, अभी से हम ये मान लें कि जनता में सब चीज छा गई, जनता में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जनता में हम्म, जनता में प्रवेश कर रही है बात, उसके मन मन में प्रवेश कर रही है बात, हैं? हम्म, जनता में पूरी तरीके से उनके मन पे ये बात पहुंच जाए, इसके लिए इन लोगों को कम से कम 6 महीने आंदोलन चलाना पड़ेगा। तरह तरह से हम्म, आज मैंने राहुल गांधी का एक वीडियो देखा। वो नहीं था हम्म, वहां का, जिस तरह उन्होंने इंदिरा भवन में किया, तो उससे अलग तरह का एक ग्राफिक वाला वीडियो था जो मुझे हम्म, ज्यादा प्रभावशाली लगा। हम्म।
बहुत प्रभावशाली। तो इस तरह से तमाम इस मामले पे एक जन शिक्षण करना होगा, है कि नहीं? आज एक एमजी देवा सहायम हैं, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, फौज में भी रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी उनको अनुभव है, आईएएस अफसर भी रहे हैं, सब मतलब बहुत काफी तजुर्बा है उनको। उन्होंने ये वोट किस तरह बढ़ाए जाते हैं, जब वोट डालने का समय खत्म हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे, उसके बाद वोट किस तरह बढ़ते हैं, इसमें काफी रिसर्च की है। चुनाव आयोग को लीगल नोटिस भी दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के खिलाफ गए हैं। आज मैंने उनसे बातचीत की, तो वो साफ कह रहे थे, उनका कहना यह है कि ये एसआईआर जो है, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एसआईआर नाम से कोई चुनाव आयोग का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की एसआईआर वो करे। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो कह रहे हैं, तजुर्बेकार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, 84 साल के। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको एसआईआर करने का अधिकार है, केवल एसआईआर करने की विधि में समस्या है, उसकी समीक्षा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर करने के अधिकार पे तो चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे ही दी है। तो अब इस बात को विपक्ष के वकील वगैरह भी देख रहे होंगे, तो आपको लीगल बैटल भी चलानी ही पड़ेगी। एक ऐसा पल भी आ सकता है जबकि चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के अधिकार को ही विशेष याचिका डाल के चुनौती देनी पड़े, और उस अधिकार की समीक्षा करने के लिए कोई बेंच वगैरह बनाई जाए। इसमें समय लगेगा इन सब चीजों में। अनुराग ठाकुर कहना है कि बिहार का चुनाव तो ये हार गए, इसीलिए हल्ला मचा रहे हैं। मेरा कहना है कि चुनाव हार जाएं चाहे जीत जाएं, ये अलग बात है, ये सवाल है ही नहीं। यही पूरी बहस को पटरी से उतार देने के लिए बातें की जाती हैं। चुनाव होगा, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। सवाल यह है कि चुनाव कराने की प्रक्रिया क्या है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है कि नहीं, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है कि नहीं मिला है। बहस का मुद्दा ये है, बहस का मुद्दा ये नहीं है कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। इससे क्या, इन बातों से क्या होता है? भाजपा कई चुनाव हार जाती है, भाजपा कई चुनाव जीत जाती है, विपक्ष भी कुछ ज्यादा चुनाव हारता है, थोड़े जीतता है। ये सवाल नहीं है। दूसरे सवाल ये है कि आज बिहार के अंदर 64,65,000 वोट काट दिए गए, और ये उस वोटर लिस्ट में से काटे गए हैं जो समरी रिवीजन के बाद में जनवरी में बनी थी। इंटेंसिव रिवीजन नहीं, समरी रिवीजन था। समरी रिवीजन के बाद में बनी थी। वो लिस्ट किसने बनाई थी? हमने और आपने बनाई थी या अनुराग ठाकुर ने बनाई थी? चुनाव आयोग ने बनाई थी। राजीव कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने बनाई थी। उस लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां थी कि उसमें 64,65,000 लोग जो है ना, 65,64,000 लोग जो है गैर कानूनी रूप से घुसे हुए थे उस लिस्ट में। तो इसका जिम्मेदार उसको क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, राजीव कुमार नाम के व्यक्ति को? जेल भेजना चाहिए, तो धांधली की है, शुद्ध नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधे जेल भेजिए, जांच तो होनी चाहिए कि बंदा कर क्या रहा था। शेरो शायरी कर रहा था, ढीले ढाले शेर अपने बोलता रहता था, यही करता था, फिल्मी बातें करता रहता था, करता क्या था वो? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये, असली बात है, इस सरकार के लिए, सरकार के विरोधियों को ये सवाल भी उठाना चाहिए कि ये भारत की पहली ऐसी सरकार है जो किसी भी बात की जवाबदेही मानने के लिए तैयार नहीं है। जवाब तलबी से अपने आप को मुक्त रखना चाहती है। सरकार जानती है कि 2024 का चुनाव केवल संविधान के मुद्दे पर वो हार गई। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए कि हमें इस बार 400 पार सीटें चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान में कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं, भाव ये चला गया। और पूरे इंडिया गठबंधन ने ये कहा कि अगर ये 400 पार आ गए तो संविधान बदल देंगे। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने पिछड़ों को, दलितों में एक नई चेतना विकसित कर दी, और नतीजा ये हुआ कि सरकार को पूरा बहुमत नहीं मिला। अब इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, उसके मुताबिक सरकार पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर में फिर कुछ छेड़खानी करना चाह रही है। वो बढ़ाने चाहती है, वो कम करना चाहती है, वो सबको एक समान लाना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह जो आरक्षण दिया जा रहा है, पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश को उदाहरण दे दूं कि तमाम जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि पिछड़े वर्ग की या दलितों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं अलग अलग संस्थानों में। बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी थी कि आपके यहाँ ये हालत है कि पिछड़ों दलितों की सीटें खाली छोड़ दी जा रही हैं, पूरी भरी नहीं जा रही हैं, और विश्वविद्यालय में तो और बुरा हाल है। ऐसे में अगर सरकार इस तरह फिर से पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कुछ छेड़खानी करना चाहती है
क्या लगता है कि इसका बड़ा परिणाम पड़ेगा? वो भी आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत ने एक और आरक्षण को लेकर एक बयान दे दिया था, पूरा बिहार चुनाव पलट गया था। तो इस समय जो ये शुरुआत हो रही है, ये खेल खतरनाक खेल हो रहा है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं भाई जी? देखिए, आरक्षण का मुद्दा और संविधान का मुद्दा, ये दोनों सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है और राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। अभी भी वो संविधान की लाल किताब, वो छोटा सा संविधान का लाल लाल रंग के कवर वाला गुटका लगातार उनकी जेब में रहता है और वो दिन में कम से कम एक आध बार जरूर उसको अपने संबोधनों में या अपने जनता के साथ अपनी बातचीत में उसको दिखाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को यकीन है कि ये मुद्दा ही उनको 2029 के चुनाव तक ले जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी, उस एंटी इनकम्बेंसी में तीखापन पैदा करेगा। यही मुद्दा पैदा करेगा। अच्छा, अब दिक्कत भाजपा के साथ दिक्कत क्या है? भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो पिछड़े वर्गों के वोट तो उसे चाहिए ही। पिछड़े वर्गों के वोट के बिना तो वो चुनाव जीत नहीं सकती, कोई भी नहीं जीत सकता। पिछड़े वर्ग इतनी ज्यादा संख्या में है, सभी को उनके वोट चाहिए। लेकिन वो चूंकि भाजपा मुख्य तौर पर ऊंची जातियों की मानस वाली पार्टी है, इसलिए वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ अवश्य करती रहती है। हमेशा की इसने छेड़छाड़। इसी के जमाने में दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई, फिर उसको बदला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर उसको बदला, काफी विरोध किया दलितों ने। आप शूद्र जातियां यानी पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ तो लगातार छेड़छाड़ चलती ही रहती है और वो लगातार उसकी समीक्षा करने की बात करते रहते हैं। जैसे एक बार मोहन भागवत ने कर दी थी 2015 के बिहार चुनाव से पहले। इस प्रकार की भी कोशिशें करती रहती हैं, तो पिछड़ा वर्ग लगातार सतर्क रहता है, उसकी निगाह रहती है भारतीय जनता पार्टी की ओर कि भाजपा क्या करने जा रही है। जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के आरक्षण में एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। कोई भी पिछड़ा नहीं चाहता कि क्रीमी लेयर का उसूल उनके ऊपर लागू किया जाए। इससे क्या होगा कि पिछड़ा वर्ग जो है दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक वो हिस्सा जो कि कुछ कमा रहा है और क्रीमी लेयर के तहत आ जाता है, जो आ जाता है उसको एग्जिट मारना पड़ेगा आरक्षण से, और बाकी एक वो हिस्सा जो कि क्रीमी लेयर के तहत नहीं है, जो जो नीचे है, उसके तो आरक्षण। तो अब सवाल यह है कि सरकार करेगी क्या? सरकार क्या क्रीमी लेयर को बढ़ाएगी? अगर सरकार क्रीमी लेयर को बढ़ाएगी या सरकार क्रीमी लेयर को कम करेगी? अगर सरकार क्रीमी लेयर को कम करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि और ज्यादा लोग आरक्षण की सीमा से बाहर निकलने का अंदेशा पैदा हो जाएगा। और अगर वो बढ़ाएगी सरकार क्रीमी लेयर को, तो फिर वो जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, बाहर निकाले जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो अच्छा, अब सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन सी जरूरत है इसके लिए सरकार को ये छेड़छाड़ करनी है? सरकार करना ही क्यों चाहती है इसके अंदर छेड़छाड़? आप देखिए, इन्होंने आरक्षण के दरवाजे में आरक्षण में पिछले दरवाजे से ऊंची जातियों को घुसपैठ कराई और ईडब्ल्यूएस का ये कोटा लाए। सुप्रीम कोर्ट से भी उसके पक्ष में फैसला आ गया और इन्होंने तो कानून बनाया ही था। 1990 में ही भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, और वो जब उनके पास इतना सब आ गया, बहुमत आ गया, तो उन्होंने इसको लागू भी कर दिया। शूद्र जातियों में, पिछड़े वर्गों में और दलितों में इस बात को लेकर पहले से ही काफी नाराजगी है। अधिकतम ऊंची जात के लोगों को आरक्षण प्राप्त हो पाए, इसलिए उन्होंने काफी बड़ा थ्रेशोल्ड रखा है। देखिए, आप कल्पना कीजिए कि एक दीवार है, इस दीवार के उस तरफ ऊंची जातियां खड़ी हुई हैं और इस दीवार के इस तरफ पिछड़ी जातियां खड़ी हुई हैं। ऊंची जातियों में जिन लोगों की नए नियम के अगर जो मौजूदा नियम लागू है अभी, उसमें क्या स्थिति है? 8 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है ऊंची जातियों में, वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटे के तहत उनको नौकरियों में आरक्षण प्राप्त होगा। क्रीमी लेयर का जहां तक सवाल उठता है, जब पिछड़ी जातियों में इतनी ही आमदनी जिनकी है वो आरक्षण की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति की आमदनी 8 लाख रुपए है तो वो आरक्षण प्राप्त करेगा, और पिछड़ी जाति के व्यक्ति की आमदनी 8 लाख रुपए है तो वो उससे कहा जाएगा कि अब आरक्षण से अब आपका एग्जिट होता है, आप दरवाजे के बाहर जाइए। ये है भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय।
यहीं यहीं पे पेच है। हाँ, यहीं यहीं पेच है, पेच यहीं तो पेच है। ये तो बिल्कुल जलती हुई लकड़ी को छूना है कि बिहार का चुनाव सिर पे खड़ा है और उसमें आप पिछड़ों में आरक्षण की बात चर्चा आ रही है, खबर आ रही है, तो ये तो बिल्कुल मतलब आ बैल मुझे मार हो जाएगा कि भाई फिर इनका संविधान की इनका बात आ क्या जाएगी। हथकंडा इनका हथकंडा ये है कि वो ये जानते हैं कि यादवों के वोट तो हमें प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, ठीक बात है। हाँ, तो गैर यादव जो पिछड़े पिछड़े हैं उनके नेताओं को छूट कुछ बड़ी बिरादरियां, जैसे लोधी एक बड़ी बिरादरी है, शाक्य एक हुँ, बड़ी बिरादरी है, और एक हुँ, काफी बड़ी बिरादरी है कुर्मी। हुँ, और जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली भी है कुर्मी, यादवों से भी ज्यादा शक्तिशाली है कुर्मी बिरादरी। हुँ, इसमें याद अच्छा, चूंकि पिछड़े वर्ग के अंदर यादवों के हाथ में राजनीति की कमांड की बागडोर है, तो बाकी दूसरी बिरादरियों की यादवों के साथ में कुछ प्रतियोगिता चलती है, हुँ, कुछ होड़ रहती है उनकी हर तरह से। उस होड़ का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की दुनिया में प्रवेश करती है, हुँ, और वो यादव लोग सब खा जाएंगे, सब वो खा गए हैं, आगे भी खाते रहेंगे, इस प्रकार का तर्क देकर बाकी पिछड़ी जातियों को गोलबंद करती है। हुँ, जातियां बहुत बाकी हिस्सा छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ है। उन हुँ, जातियों के नेता जो है वो लालच देकर या सत्ता में हिस्सेदारी का आश्वासन देकर उन सबको अपनी ओर खींच लिया जाता है, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना जमावड़ा तैयार करती है। ऊंची जातियां स्थायी रूप से भाजपा की जेब में है, उनके हुँ, साथ भाजपा जितने शूद्र जातियों को जोड़ पाती है उतना ही चुनाव में उसकी गोटी लाल होती जाती है। हुँ, शुरू शुरू में भाजपा जब सत्ता में आई और लोगों को लगा कि ये कुछ यादवों को हम पीछे धकेल सकते हैं, तो बहुत सी गैर यादव पिछड़ी जातियां भाजपा के साथ जाने का मन बनाने लगी और भाजपा का पिछड़ी जातियों का वोट बढ़ने लगा, क्योंकि यादव नेताओं में भी समस्या थी कि वो दूसरी पिछड़ी जातियों के जो नेता थे उनके साथ कोई समायोजन निकालने में नाकाम रह रहे थे। अच्छा, ये स्थिति बदली है। देखिए, 2000 मैं मानता हूं कि 2022 के बाद से चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हों, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, इन दोनों ने ये पुराना तरीका जो यादव नेतृत्व का था, यादव राजनीति का था कि सब कुछ हम ही रख लेंगे, हम किसी को देंगे नहीं, किसी को जगह नहीं देंगे, सब जगह यादव ही यादव होंगे, हैं? इसको उन्होंने छोड़ा है। अब जैसे अखिलेश ने पीडीए बनाया है, पीडीए बनाना ही इस बात का प्रतीक है कि वो गैर यादव पिछड़ी जातियों को जगह देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं जगह। हुँ, अब ठीक क्या बात है। हुआ, इसका पहला असर क्या पड़ा है? पहला असर ये पड़ा है कि गैर यादव पिछड़ी जातियों के जो नेता थे, वो अब भाजपा के साथ स्थायी रूप से जुड़े ना होकर सौदेबाजी करने लगे हैं। कभी इधर हुँ, रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। उनकी हाँ, आवाजाही रुक गई। राजभर, निषाद हाँ, ये ना भाजपा इस अपनी ओर तरह से। आप सब लोग उनके नाम जानते हैं। जब भाजपा उन्हें अपनी ओर खींच लेती है, तो भाजपा को लाभ होने लगता है। जब ये लोग अपनी ओर खींच लेते हैं, तो इन लोगों को लाभ होने लगता है। तो भाजपा के हाथ से धीरे-धीरे करके भाजपा की जो ताकत बढ़ रही थी, पिछड़ी जातियों के समर्थन के बल पर, वो ताकत बढ़ना रुक गया है और भाजपा हुँ, खुद ही पिछड़ी जातियों के समर्थन के प्रति संदिग्ध हो गई है। हुँ, एक चुनाव इसलिए वो तरह-तरह की तिकड़ में कर रही है, तरह-तरह वो कर रही है। हाँ, ठीक बात है, ये बिल्कुल सही अब अच्छा जैसे ये आपको जो याद होगा कि जब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई, हाँ, हाँ, तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक नहीं किया। हाँ, उसका डेटा लेकर मोदी जी बैठे हुए हैं हाँ, और उसी डेटा के आधार पर उन्होंने एक विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले। याद है, बिल्कुल याद है। उसके लिए सैम वर्धा पित्रोदा में एक बहुत बड़ा जलसा किया गया था, वर्धा में जाकर, और हुँ, उस जलसे में मेरी अपनी रिपोर्ट ये है कि 64 करोड़ रुपए मोदी जी की बड़े खर्च किए गए थे उस जलसे के हुँ, ऊपर, हुँ, जिसमें मोदी हुँ, जी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी। हुँ, अच्छा, अब मोदी जी का मानना ये था कि विश्वकर्मा योजना के तहत जब कारीगर जातियों को और कुछ माइक्रो फाइनेंस दिया जाएगा, छोटा-छोटा वित्त पोषण किया जाएगा उनका, छोटे-छोटे कर्जे की दिए जाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। हुँ, वो ये भूल गए कि आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण 2 अलग-अलग मिली-जुली बातें हैं, लेकिन मिली-जुली होने के बावजूद भी ये अलग-अलग स्वायत्त क्षेत्र हैं। ये ठीक ऑटोनॉमस एरियाज़ हैं। हुँ, आर्थिक सशक्तिकरण राजनीतिक सशक्तिकरण की जगह नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि लोगों को आप उनको माइक्रो फाइनेंस दे दें तो वो आपके स्थायी रूप से वोटर हो जाएँगे और सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा छोड़ देंगे अपनी। हुँ, हुँ,
ठीक तो बात जो है, जो भाजपा ने 1990 में जो अपने बहुत महत्वपूर्ण, आपसे बातचीत करके मेरे दिमाग में भी वो नया पॉइंट आया है, ये अक्सर हम्म, आता है आपसे बातचीत हम्म, करके नया पॉइंट। हम्म, वो नया पॉइंट ये है कि 1990 में जब भाजपा ने अपने हम्म, घोषणा पत्र में जोड़ा कि हम हम्म, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देंगे और दिया जाना चाहिए। हम्म, तो भाजपा इस काम को करते करते इस मुगालते में चली गई कि आर्थिक आरक्षण राजनीतिक सशक्तिकरण का विकल्प है, हम्म, हम्म, जो कि वो नहीं है। आर्थिक आरक्षण, आर्थिक मजबूती सबको चाहिए, हम्म, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी की कीमत पर नहीं। ये एक ठीक बड़ा बात। सवाल है, जो अब भारतीय जनता पार्टी के गले में ये बात लटक गई है। ये स्थितियां और तो ये कोई ना कोई तो ये सवाल सामने आएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझे यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।